Yes, students. सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम ग्रासहोपर की और कॉकरोच उनका रेशो 50-50% ही रहेगा। फिश, बर्ड और फॉल जितने भी होते हैं इन तीनों के अंदर Z और ZW टाइप की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, जो Z होता है हम देख सकते हैं कि फीमेल्स यहाँ पर कैसी होती हैं, सेक्स डिटरमाइन करवाती हैं, क्योंकि फीमेल्स के पास ZW टाइप के क्रोमोसोम्स हैं और मेल्स के पास Z टाइप का क्रोमोसोम है। ठीक, अगर हम बटरफ्लाई और मॉथ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगी ZO एंड ZZ टाइप मैकेनिज्म। तो ZO यहाँ पर प्रेजेंट होगा और ZZ होगा। ठीक है, तो फीमेल्स में केवल एक ही Z है, इसलिए फीमेल्स क्या हो जाएंगी ZO टाइप की और मेल्स क्या हो जाएंगे ZZ टाइप के क्रोमोसोम्स अपने पास रखते हैं। ठीक, इसी तरीके से ह्यूमंस में हमने बात करी थी कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम्स होते हैं और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है, और वो क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम XX और XY होता है। XX फीमेल्स में होता है एंड XY इज प्रेजेंट इन ऑल द मेल्स। अगर हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो हनी बी में क्या है, हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम बहुत ही अलग है, यानी फीमेल्स यहाँ डिप्लॉइड होती हैं और मेल्स यहाँ हैप्लॉइड होते हैं, यानी फीमेल्स के पास 32 क्रोमोसोम्स हैं और मेल्स के पास ओनली 16 क्रोमोसोम्स हैं। इसीलिए फीमेल्स का मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन, और मेल्स का माइटोसिस होता है, इक्वेशनल डिवीजन। वहाँ 16 क्रोमोसोम है, 16 ही आगे जाते हैं, लेकिन फीमेल्स के पास 32 हैं, तो वो अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं 16 और 16 के, तब एक आगे जाता है। ठीक है, तो उन दोनों में से एक तो बन जाता है आपका मेल ड्रॉन और एक बन जाती है फीमेल वर्कर, जिसको हम क्वीन कहते हैं। देखेंगे इसका। हमारी हनी बीज होती हैं, इनके पास 4-5 टाइप्स के कैरेक्टर्स लाई करते हैं, यानी ये अपनी एक बिहाइव में, मधुमक्खी के छत्ते में ही 4-5 तरीके की मधुमक्खी मिलेंगी, जिसमें से एक क्वीन होती है, वो फर्टाइल होती है, वो एग लेइंग करती है, एक हाइव की एक ही क्वीन होती है हमेशा। ठीक है, जब वो फर्टिलाइज करती है किसी मेल के साथ, जिसको हम ड्रॉन बोलते हैं, मेल हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है, मेल हैप्लॉइड होता है, और जैसे ही वो फीमेल मैम फिर
मैम वॉइस क्लियर नहीं है मैम, वॉइस। तो हनी बी के अंदर जो फर्टिलाइज एग से बनता है वो ड्रॉन होता है, वो फीमेल को फर्टिलाइज कराता है। वर्कर बी भी वही होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें कि जो अपने आप को फर्टिलाइज नहीं करा रहा, फीमेल बी के लिए भी हैं, यानी ये क्या करते हैं, सिर्फ हनी कलेक्शन का काम करेंगे, या ये फैनिंग की जरूरत पड़ती है बिहाइव को ठंडा रखने के लिए, अपने पंखों से हवा करते हैं, और कुछ वहाँ पे सफाई का काम करते हैं, डेड बॉडीज को खींच खींच के बाहर ले जाना। तो ये सारा काम जो करती हैं, इनकी हनी बी की एक लाइफ साइकिल कुछ यूनिक होती है। सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग इनकी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो 32 क्रोमोसोम्स में से 16 क्रोमोसोम्स जो मेल के हैं, वो 16 क्रोमोसोम फीमेल के लेके फर्टिलाइजेशन करा के क्वीन बना देंगी, और फीमेल्स के माइटोसिस के बाद, सॉरी मियोसिस के बाद क्या होगा, जो 16 क्रोमोसोम अनफर्टिलाइज बचेंगे उनसे ड्रॉन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, हैप्लोडिप्लॉइड टाइप का होता है हनी बी के अंदर। देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम देखेंगे म्यूटेशन के बारे में। देखिए म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस, यानी डीएनए का सीक्वेंस चेंज हो जाना और फिर उससे नए जीनोटाइप और फिनोटाइप आना, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो भी चेंज हो जाना डीएनए के सीक्वेंस के चेंज होने से, इसी को आप म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन के साथ म्यूटेशन भी एक फिनोमिना है जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं डीएनए में, ठीक है, क्योंकि वेरिएशन के चांसेस रिकॉम्बिनेशन से बने और वेरिएशन के चांसेस म्यूटेशन से भी बनते हैं। तो डीएनए की स्ट्रक्चर हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। सुपर कॉइल फॉर्म में होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि लॉस यानी डिलीशन या गेन या डुप्लीकेशन, यानी एक सेगमेंट का डीएनए का नया सेगमेंट आना, किसी एग्जिस्टिंग सेगमेंट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होना, या किसी एग्जिस्टिंग सेगमेंट का डिलीट हो जाना, उसकी वजह से क्रोमोसोम में ऑल्ट्रेशन आ जाते हैं, ठीक है। अब सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, हम जानते हैं कि जीन्स किस पे लाई करते हैं, क्रोमोसोम्स पे। तो ऑल्ट्रेशन इन क्रोमोसोम की ऑल्ट्रेशन होने की वजह से जीन्स के भी चेंजेस आ जाते हैं, और वहाँ पे एबनॉर्मलिटीज या एक टर्म है एब्रेशंस, ये आ जाती है। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन, ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज करना, ऑल्टर कर देना, उसका जो एग्जिस्टिंग पैटर्न था क्रोमोसोम्स का वो चेंज हो गया, या तो उसमें कोई और ऐड हो गया एक सेगमेंट, या उसमें से कोई सेगमेंट डिलीट हो गया, या किसी सेगमेंट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होने की वजह से जो क्रोमोसोमल एब्रेशंस हैं वो आ जाते हैं। और कैंसर सेल्स में इसी तरीके के क्रोमोसोमल एब्रेशंस को देखा जाता है, ठीक। म्यूटेशन किसकी वजह से आता है? सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए की वजह से भी आता है, और अगर एक ही बेस पेयर की वजह से म्यूटेशन आ रहा है तब आप उसको पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। और म्यूटेशन का एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स की जो राउंड शेप है वो सिकल शेप हो जाती है, कुछ लंबी हो जाती है वो, ठीक है। और अगर डिलीशन या इंसर्शन होता है बेस पेयर का डीएनए में, तो उससे आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम क्या होता है? जैसे फोटो फ्रेम होता है ना, यानी फोटो को एक ले लेना, ऐसे क्रोमोसोम्स को एक फ्रेम मिला हुआ था, और किसी बेस पेयर के आने या जाने से वो सेगमेंट्स आगे पीछे हो जाएंगे, यानी उनका जो पूरा फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा, तब इसको आप फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। चैप्टर 6 में हम इसकी भी डिटेल के बारे में पढ़ेंगे।
तो जो मैकेनिज्म है म्यूटेशन की वो इस लेवल पे अभी हमारे लेवल पे डिस्कस नहीं होती है, यानी वो हायर लेवल्स पे ज्यादा अच्छे से डिस्कस होती है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन आता है, इंड्यूस होता है। तो इसलिए जिनकी वजह से म्यूटेशन आता है उन्हें हम म्यूटाजेंस या म्यूटाजीन्स कहते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करती हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर म्यूटेशन भी कर देती हैं। तो उस टाइम पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को भी हम म्यूटाजन के नाम से जानते हैं। अब आता है हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी जीन्स के अंदर चेंज होना, जिसमें हमारा सबसे पहला पैटर्न है पेडिग्री एनालिसिस। आप मैम देखेंगे यूवी रेडिएशन समझा दीजिए। हमें लास्ट वाला पैरा समझ नहीं आया म्यूटेशन का। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है म्यूटेशन की, वो अभी इस लेवल पे हम डिस्कस ज्यादा मैकेनिज्म तक नहीं जाएंगे, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। और जो फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स में क्या आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और केमिकल फैक्टर्स में हमारी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस आती हैं। तो ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन को लाने में। और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं म्यूटेशन को लाने में उन्हें आप म्यूटाजन कहते हैं। और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी म्यूटेशन करती हैं, इसलिए इन्हें भी हम म्यूटाजन कहते हैं। मैम सनलाइट पे म्यूटेशंस करती हैं अगर हम ज्यादा सनलाइट दें? हाँ बेटा, किसी भी तरीके की हार्मफुल रेडिएशन जो हमारी बॉडी के लिए एक्सेसिव हो जाती हैं, तब उस टाइम पे है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आ रही हैं, सन रेज के थ्रू ही आती हैं, ठीक है। और वो ओजोन से रुक जाती हैं, और अगर वो डायरेक्टली पहुंच रही हैं हमारी स्किन तक, हमारी बॉडी तक, तब वो म्यूटेशन जैसी एबनॉर्मलिटीज हमारी बॉडी में करती हैं। अब आते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, यानी जीन्स के अंदर चेंजेस आना। पेडिग्री एनालिसिस चार्ट होता है एक, जिसमें हम सारी सेवरल जनरेशन, हमारे पूर्वज जो थे उनकी चार्ट से, यानी उनकी जनरेशन से पूरा एनालाइज करते हैं जेनेटिक्स को, फैमिली की जेनेटिक्स, यानी फैमिली को पढ़ना चार्ट करते हैं, उसको पेडिग्री चार्ट। मैम वॉइस आर नॉट क्लियर।